नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 7 मई 2026, दिन गुरुवार और आज की हिंदी तिथि है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष पंचमी, जो कि सुबह 10:14 तक रहेगा। फिर 10:14 के बाद से षष्ठी तिथि हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। ये दिन युवाओं को स्पोर्ट्स और फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि हेल्दी बॉडी और एक्टिव लाइफ आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और आज रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी मनाई जाती है। साल 1861 में आज ही के दिन रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे और उन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा था। और साल 1946 में आज ही के दिन सोनी कंपनी की शुरुआत जापान में हुई थी। आज सोनी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में गिनी जाती है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। भारत और वियतनाम के रिश्तों में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला, जहां दोनों देशों ने अपनी पार्टनरशिप को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी और टू लैम की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने रिश्तों को इन्हेंस्ड कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट करने का फैसला लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति का पद संभालने के सिर्फ 1 महीने के भीतर भारत आना दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति टू लैम ने अपनी यात्रा की शुरुआत बोधगया से की, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों का प्रतीक है। अब इकोनॉमी और ट्रेड की बात करें तो भारत और वियतनाम ने 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $25 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अभी दोनों देशों के बीच ट्रेड करीब $16 बिलियन है, जो पिछले 10 साल में दोगुना हुआ है। दोनों देशों ने टोटल 13 MOU साइन किए हैं, जो डिफेंस, डिजिटल पेमेंट्स, हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, रेयर अर्थ मिनरल्स और कल्चर जैसे सेक्टर से जुड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का UPI और वियतनाम का फास्ट पेमेंट सिस्टम जल्द कनेक्ट किया जाएगा, जिससे डिजिटल पेमेंट कॉपरेशन मजबूत होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बड़ा फैसला हुआ है। अब इंडियन ग्रेप्स वियतनाम जाएंगे और वियतनाम का ड्यूरियन और पोमेलो इंडिया आएगा। PM मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम AI, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम कॉपरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फ्यूचर सेक्टर्स में मिलकर काम करेंगे। साथ ही इंडिया वियतनाम के माई सन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में हेरिटेज कंजर्वेशन में भी मदद करेगा। दोनों नेताओं ने इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर पर भी जोर दिया। PM मोदी ने वियतनाम को पहलगाम टेरर अटैक की निंदा करने और भारत के साथ खड़े रहने के लिए भी धन्यवाद किया। कुल मिलाकर ये बैठक सिर्फ डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं थी, बल्कि आने वाले समय में इंडिया वियतनाम पार्टनरशिप को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करने की बड़ी शुरुआत मानी जा रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी और EV सेक्टर को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है, जो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री को मजबूत कर सकता है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर 169 करोड़ रुपए की ज्वाइंट इनिशिएटिव लॉन्च की है, जिसका फोकस EV बैटरी रिसाइकलिंग कैपेसिटी बढ़ाने पर रहेगा। यह इनिशिएटिव इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत शुरू किया गया है। अजय कुमार सूद ने कहा कि भारत में EV मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए एक मजबूत बैटरी रिसाइकलिंग इकोसिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साफ कहा कि यह कदम रिसोर्स सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन दोनों के लिए अहम है। वहीं भारत में EU एम्बेसडर हर्ब डेल्फिन ने कहा कि बैटरीज ग्रीन ट्रांजिशन का सबसे अहम हिस्सा है और अब फोकस इनोवेशंस को ग्राउंड लेवल पर लागू करने का है। इस इनिशिएटिव के तहत इंडिया और EU ने EV बैटरी रिसाइकलिंग पर थर्ड कोऑर्डिनेटेड कॉल फॉर प्रपोजल्स भी लॉन्च की है। इसका मकसद है क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स को सुरक्षित करना, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना और दोनों पक्षों के रिश्तों को और मजबूत करना। अब समझिए कि इसमें क्या क्या होगा। एडवांस्ड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज विकसित की जाएंगी, जहां बैटरीज से वैल्यूएबल मटेरियल्स को ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से रिकवर किया जाएगा। साथ ही सेफ कलेक्शन सिस्टम्स और डिजिटल ट्रैकिंग पर भी काम होगा। भारत में एक ज्वाइंट इंडिया EU पायलट लाइन भी बनाई जाएगी, जहां नई टेक्नोलॉजीज का रियल वर्ल्ड टेस्टिंग और इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इसमें रिसर्चर्स, इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स मिलकर काम करेंगे। यानी साफ है कि भारत अब सिर्फ EV इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि बैटरी रिसाइकलिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच भारत सरकार ने एलपीजी और नेचुरल गैस सप्लाई को लेकर बड़ी जानकारी दी है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि देश भर में डोमेस्टिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह सामान्य है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर ड्राई आउट की कोई स्थिति नहीं है। न्यू दिल्ली में हुई इंटर मिनिस्ट्रियल मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत सरकार घरेलू कंज्यूमर्स के लिए एलपीजी की 100% सप्लाई सुनिश्चित करने में जुटी है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई करीब 70% तक बनाए रखी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 95% एलपीजी डिलीवरीज ऑथेंटिकेशन कोड सिस्टम के जरिए हो रही है। इससे डिलीवरी प्रोसेस ज़्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनी है। नेचुरल गैस सेक्टर में भी तेजी से विस्तार हो रहा है। अब तक करीब 6,31,000 नए पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाइड किए जा चुके हैं और अतिरिक्त 2,67,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। कुल मिलाकर करीब 6,93,000 कंज्यूमर्स पीएनजी कनेक्शंस के लिए रजिस्टर्ड हैं। वहीं 49,000 से ज़्यादा लोगों ने वॉलंटरीली एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। दूसरी तरफ ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि गल्फ रीजन में सभी भारतीय सीफरर्स सुरक्षित हैं। पिछले 48 घंटों में किसी भी इंडियन फ्लैग्ड वेसल से कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा बनाए गए कंट्रोल सेंटर ने अब तक 8570 कॉल्स और 18,732 ईमेल्स हैंडल किए हैं। इसके अलावा करीब 2,999 भारतीय सीफरर्स की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है, जिनमें पिछले 48 घंटों में 23 सीफरर्स शामिल हैं। सरकार ने यह भी कहा कि देश भर में पोर्ट ऑपरेशंस और रिटेल आउटलेट्स सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, यानी मौजूदा ग्लोबल टेंशन के बावजूद भारत की एनर्जी सप्लाई और मैरीटाइम ऑपरेशंस स्टेबल बने हुए हैं। भारत और अल्जीरिया के बीच रक्षा सहयोग को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। इंडिया और अल्जीरिया के बीच पहली ज्वाइंट कमीशन मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने डिफेंस कॉपरेशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें मिलिट्री ट्रेनिंग, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मेडिकल कॉपरेशन और डिफेंस इंडस्ट्रीज शामिल रहे। दोनों देशों ने डिफेंस कॉपरेशन एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इस दौरान एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी साइन किया गया। दोनों देशों ने इंडिया अल्जीरिया डिफेंस कॉपरेशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर पर हस्ताक्षर किए। ये फ्रेमवर्क भविष्य में होने वाली ज्वाइंट कमीशन मीटिंग्स को दिशा देने का काम करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया के अनुसार 2024 में हुए डिफेंस मऊ के बाद से इंडिया अल्जीरिया रिलेशंस में तेजी से मजबूती आई है और दोनों देशों के बीच हाई लेवल विजिट भी लगातार बढ़ी है। खास बात यह रही कि अल्जीरिया नवल फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ की यात्रा को बायलैटरल डिफेंस रिलेशंस में एक अहम कदम माना गया। इस मीटिंग से साफ संकेत मिला है कि इंडिया और अल्जीरिया डिफेंस, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच मिलिट्री पार्टनरशिप और मजबूत हो सकती है। हाल ही में हुए असेंबली इलेक्शंस के बाद भारत की राजनीति में बीजेपी की बड़ी जीत पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन कुश देसाई ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीएम मोदी को हिस्टोरिक और डिसिसिव विक्ट्री के लिए शुभकामनाएं दी हैं। अगर चुनाव नतीजों की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 294 में से 206 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 80 सीटें मिली हैं। असम में भी बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखी है। इसके अलावा पुडुचेरी में नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस ने 30 में से 18 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। इन नतीजों को बीजेपी और एनडीए के लिए बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारत और वियतनाम के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम बैठक आयोजित की गई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली में वियतनाम के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर फैंग वेंगियांग से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने इंडिया वियतनाम डिफेंस कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में राजनाथ सिंह ने कहा कि बातचीत का मुख्य फोकस डिफेंस टाइज में मोर विगर जोड़ने पर रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया और वियतनाम इंडो पैसिफिक रीजन में महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं
और डिफेंस कॉपरेशन बढ़ने से मैरीटाइम सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी को नई मजबूती मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच डिफेंस एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंजेस लगातार बढ़े हैं। अब यह बैठक बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अगले स्तर तक ले जाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक सकारात्मक खबर सामने आई है। बढ़ती लागत के बावजूद देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्वे के अनुसार साल 2025-26 की चौथी तिमाही में करीब 93% कंपनियों ने प्रोडक्शन लेवल को पहले जैसा या उससे बेहतर बताया, जबकि पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 91% था। सर्वे में यह भी सामने आया कि करीब 89% रिस्पोंडेंट्स को डोमेस्टिक ऑर्डर्स में स्टेबिलिटी या ग्रोथ की उम्मीद है, यानी मार्केट डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है। खास बात यह है कि बड़े मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर में भी ऑप्टिमिज्म देखने को मिला है। इसका बड़ा कारण है मजबूत डोमेस्टिक डिमांड और स्टेबल इकोनॉमिक कंडीशंस। हालांकि चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। सर्वे के मुताबिक करीब 70% कंपनियों ने कहा कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है। इसकी वजह रॉ मटेरियल्स प्राइसेस, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और यूटिलिटी एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी है। इसके बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पॉजिटिव ट्रेंड ये संकेत देता है कि भारत की इकोनॉमी मजबूत डिमांड और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के दम पर आगे बढ़ रही है और आने वाले महीनों में यही मोमेंटम जारी रहा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और मजबूती मिल सकती है। किसानों के हित में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत किसानों को 4800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का समर्थन देने का कदम उठाया है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटका में इस साल के रबी सीजन के लिए 9000 मीट्रिक टन से ज़्यादा सनफ्लावर प्रोक्यूरमेंट को मंजूरी दी है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अनुसार इस प्रोक्यूरमेंट की कुल एमएसपी वैल्यू करीब 69 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसका सीधा फायदा कर्नाटका के सनफ्लावर फार्मर्स को मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें अपनी फसल का बेहतर और उचित दाम मिल सकेगा। वहीं महाराष्ट्र के ग्राम फार्मर्स के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। रबी 2025-26 सीजन के लिए ग्राम प्रोक्यूरमेंट लिमिट को बढ़ाकर 8 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। इस फैसले की कुल एमएसपी वैल्यू 4800 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई है। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने महाराष्ट्र में ग्राम प्रोक्यूरमेंट की डेडलाइन भी 30 दिनों के लिए बढ़ा दी है। अब किसान अपनी फसल 29 मई तक बेच सकेंगे। ये फैसला खासकर उन किसानों के लिए राहत लेकर आया है जो पहले तय समय में अपनी उपज नहीं बेच पाए थे। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य किसानों को प्राइस एश्योरेंस देना और मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाना है। यानी सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों को उनकी मेहनत का सही और स्थिर मूल्य मिले। आने वाले समय में ऐसे फैसले एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मजबूत करने के साथ साथ किसानों का भरोसा भी बढ़ाने में मदद करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर प्रेम खांडू की सरकार ने डियरनेस अलाउंस यानी डीए और डियरनेस रिलीफ यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले के बाद डीए और डीआर की दर 58% से बढ़कर 60% कर दी गई है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के अनुसार इस फैसले का फायदा करीब 1,09,725 कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। इनमें 69,248 रेगुलर एम्प्लॉइज़ और 40,477 पेंशनर शामिल हैं। सरकार ने बताया कि यह फैसला भारत सरकार के हालिया आदेश के बाद लिया गया है। बढ़ा हुआ डीए ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, डिप्यूटेशन पर तैनात सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और रेगुलर स्टेट एम्प्लॉइज़ पर लागू होगा। वहीं डीआर का फायदा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा। सरकार के मुताबिक इस बढ़ोतरी से राज्य पर सालाना करीब 100 करोड़ 54 लाख रुपए से ज़्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि जनवरी से अप्रैल तक का एरियर्स कैश में दिया जाएगा। एरियर्स पर कुल खर्च करीब 33 करोड़ 51 लाख रुपए बताया गया है। मई 2026 से नया डीए और डीआर मंथली सैलरी और पेंशन के साथ मिलेगा। इस फैसले पर प्रेम खांडू ने कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कर्मचारी भी जनता की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। ये फैसला बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत देने वाला माना जा रहा है। देश के कई हिस्सों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार कई राज्यों में भारी बारिश, थंडर स्टॉर्म और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने बताया कि आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में
आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी रेनफॉल हो सकता है। इसके अलावा बिहार, केरला और माही, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में भी भारी बारिश का अनुमान है। वहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ईस्ट राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में थंडर स्टॉर्म के साथ लाइटिंग और गस्टी विंड्स चल सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और वेस्ट उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही मौसम की संभावना जताई है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में आज भी गर्म और उष्ण भरा मौसम बना रह सकता है। ऐसे मौसम में लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से बचें और वेदर अपडेट्स पर नज़र बनाए रखें। खासकर लाइटनिंग और तेज हवाओं के दौरान अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बयानबाजी और कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ईरान ने साफ कहा है कि वह केवल फेयर एग्रीमेंट यानी न्याय संगत समझौते को ही स्वीकार करेगा। यह बयान उस समय आया जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में चल रहे प्रोजेक्ट फ्रीडम मिशन को फिलहाल पॉज करने का ऐलान किया। ये नवल मिशन स्ट्रेट में फंसे कमर्शियल शिप्स को सुरक्षित रास्ता देने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन मिशन के बावजूद शिपिंग ट्रैफिक सामान्य नहीं हो पाया। उल्टा ईरान ने शिप्स और नेबरिंग कंट्रीज में टारगेट्स पर नए हमले तेज कर दिए। ताज़ा घटना में एक फ्रेंच शिपिंग कंपनी ने दावा किया कि उसका कंटेनर शिप स्ट्रेट में हमले का शिकार हुआ और घायल क्रू मेंबर्स को इवैक्यूएट करना पड़ा। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेगोशिएशंस में ग्रेट प्रोग्रेस हुई है, इसलिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने पर सहमति बनी है। हालांकि ईरान पर लगा ब्लॉकेड अभी भी जारी रहेगा। इसी बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची चाइना दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि तेहरान एक फेयर एंड कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट चाहता है। साथ ही सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत में डिप्लोमेसी और रीजनल कोऑपरेशन पर जोर दिया गया। फरवरी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद जैसा बना हुआ है। ईरान ने अपने अलावा बाकी शिपिंग को रोक रखा है। वहीं अमेरिका ने ईरानियन पोर्ट्स पर ब्लॉकेड लगाया हुआ है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के दौरान ईरानियन ड्रोन्स और मिसाइल्स ने कई शिप्स को निशाना बनाया। वहीं यूएस नेवी ने भी ईरानियन बोट्स पर कार्रवाई का दावा किया। इस पूरे घटनाक्रम का असर ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी दिखा। ट्रंप के बयान के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल दुनिया की नज़र ईरान यूएस नेगोशिएशंस पर टिकी है, क्योंकि अगर समझौता नहीं हुआ तो गल्फ रीजन में तनाव और बढ़ सकता है, जिसका असर ग्लोबल ट्रेड और फ्यूल प्राइसेस पर भी पड़ेगा। वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी युद्ध और ब्लॉकेड एक डील के जरिए खत्म हो सकते हैं, लेकिन अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो बॉम्बिंग और ज़्यादा तेज हो सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान पहले से तय शर्तों को मान लेता है तो ऑपरेशन इपिक फ्यूरी खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि डील होने की स्थिति में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा शिपिंग के लिए खुल सकता है। इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई और ट्रेड रूट्स को बड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर ईरान ने एग्रीमेंट नहीं माना तो बॉम्बिंग पहले से कई गुना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ शुरू होगी। फिलहाल यूएस और ईरान के बीच नेगोशिएशंस जारी हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच न्यूक्लियर इशू, शिपिंग रूट्स और सैंक्शंस को लेकर अभी भी बड़ा मतभेद बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नज़र बनी हुई है, क्योंकि गल्फ रीजन में बढ़ता तनाव ग्लोबल इकोनॉमी, फ्यूल प्राइसेस और इंटरनेशनल ट्रेड पर सीधा असर डाल रहा है। सर्राफा बाजार से आज की बड़ी अपडेट सामने आई है। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर हलचल देखने को मिली है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज सोना करीब 15,131 रुपये प्रति ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,51,310 रुपये तक पहुंच गई है। वहीं चांदी के दाम भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। आज चांदी करीब 265 रुपये प्रति ग्राम के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 2,65,000 रुपये के करीब पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आज की खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।